अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट मुझे हैंड रेज करके बता दें मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Anybody? कोई स्टूडेंट हैंड रेज करके बता दें मुझे कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी मेरा आवाज क्लियर है ना? सर आपकी आवाज जैसे स्पीकर बहुत लाउड होता है ना सर, शायद मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है, लेकिन सर बहुत लाउड हो रहा है ये जैसे सर जैसे वो इको हो रही होती है ना, इस तरह। आप बताएं, आप क्लियर है आवाज? जी सर, अब नहीं इको हो रही, अब ठीक है। अब ठीक है ना आवाज? ठीक है। वो जी सर अब वाइल उसकी वजह मैंने की है। ठीक है। जो सर ने आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हुए थे, ठीक है, आप हैंड रेज जी करें, वन बाय वन हम उस क्वेश्चन का जो भी आपका होगा हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है? ओके, अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ और स्टूडेंट ने हैंड रेज करना है। जिस क्वेश्चन का आप कहेंगे हम उस क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। जी बेटा, अब हैंड रेज करें। जो होमवर्क में क्वेश्चन मिले थे, जिस जिस भी क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है आपको, वो हैंड रेज करें, हम उसको डिस्कस करते हैं। जिस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है वो हैंड रेज करें। किसी चीज की समझ नहीं आ रही क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन करवाना पड़ा तो मैं इंशाल्लाह पूरा क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन डिस्कस करें। अब मैं एग्जाम्पल को वन बाय वन लेकर चाह रहा हूँ। जी हुमैरा का हैंड रेज हुआ। मतलब यहाँ पे ना ज्यादातर ना लीज के हवाले से बहुत क्वेश्चन है, तो सर जो कैरिंग वैल्यू लेनी है हमने, सर जब एडवांस दिया हो रेंट और जब ईयर एंड पे दिया हो, सर इन दो डिफरेंट केसेस में ना कैरिंग वैल्यू बता दें। देखिए, इसको मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। आप लीज के हवाले से जो आपने क्वेश्चन मुझसे किया, तो लीज के अंदर क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जो टैक्स वाले हैं वो सिर्फ ऑपरेटिंग लीज को मांगते हैं, ठीक है? जी जी सर। ऑपरेटिंग लीज है उनके लिए, फिनांस लीज उसके उनके लिए नहीं है। अब होगा क्या क्वेश्चन के अंदर, जहां पर ऑपरेटिंग लीज होगा वहां पर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमने जो फॉर द रेंटल एक्सपेंस बनाया हुआ अलाउएबल एक्सपेंडिचर है, बात खत्म, ठीक है? वहां तो सिंपल है। जहां पर होगा फाइनेंस लीज वहां पर आएगा प्रॉब्लम। अगर फाइनेंस लीज के अंदर अकाउंटिंग वालों ने क्या किया होगा, ये मैं अकाउंटिंग वालों की बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। जी सर। अकाउंटिंग वालों ने इसके ऊपर जो आपके इंटरेस्ट चार्जेस है, लीज फिनांस चार्जेस, इसको इंटरेस्ट या फिनांस चार्जेस में कह लूं, वो चार्ज किए होंगे, ठीक है? जी सर। ये दो चीजें वो आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जिसका प्रॉफिट एंड लॉस में इंपैक्ट आएगा। जी सर। अब हमने क्या करना है, क्योंकि टैक्स वाले फिनांस लीज को नहीं मानते, जो करंट टैक्स के हवाले से हमारी वर्किंग होगी, जो करंट टैक्स के अंदर वर्किंग करनी है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट वर्किंग हमने करनी है, ऐड बैक करना है हमने जो हमने अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज की है उस ईयर की टोटल, नहीं सिर्फ करंट ईयर, प्लस जो फिनांस चार्जेस है इसको हम कर देंगे ऐड बैक, ठीक है? ये वो था जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी लीज के ऊपर,
और फाइनेंस चार्जेस है, क्योंकि टैक्स वाले फाइनेंस लीज को जब नहीं एक्सेप्ट करते तो इसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन भी नहीं मानेंगे, इसके ऊपर वो फाइनेंस चार्जेस भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमें ठीक है, हमने ये चीज डिसअलाउ कर दी, तो इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हमें अलाउ तो होना है। वो क्या अलाउ होगा? वो बेटा हमें होगा लीज रेंटल। लीज रेंटल। ये बात थी अब तक जो मैंने की, ये बात थी हमारी बच्चे इसके हवाले से करंट टैक्सेशन के हवाले से। करंट टैक्स के अंदर हमने वर्किंग कर ली, ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, टैक्सेशन टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, उसको करंट टैक्स कैलकुलेट कर लिया इसी हो। अब क्वेश्चन ये है डेफर्ड टैक्स के हवाले से हम क्या करेंगे, ठीक है? क्योंकि डेफर्ड टैक्स जो सा है वो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट अप्रोच से, बैलेंस शीट अप्रोच नॉर्मली, ठीक है जी। इसमें अब बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर हमारे नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ रहे होंगे लीज एसेट्स, ठीक है जी। ये लीज एसेट्स कैसे आएंगे? इस लीज की जो राइट ऑफ यूज होगा, जी सर। जिसके ऊपर हमने लीज को बुक किया है, राइट ऑफ यूज कैसे निकालना है, वो इन एडवांस हो या इन एरियर्स हो, हमने राइट ऑफ यूज निकालना दोनों सूरतों में सीखा है। क्या इस चीज से एग्री जी करते सर। हैं? राइट ऑफ जी यूज सर। लेस अब तक किसकी डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, इसको लेस करने के बाद हमारे पास आएगी कैरिंग अमाउंट ईयर एंड के लिए, बात क्लियर? जी सर। इसके अलावा एक तो ये आइटम आएगी हमारे पास, सेकंड आइटम क्या आएगी? सेकंड आइटम हमारे पास आएगी लीज लायबिलिटी। अब लीज लायबिलिटी की जब हमने बात की तो लीज लायबिलिटी में एक तो हमारे पास करंट और नॉन करंट दो तरह की लायबिलिटी होती है, ठीक है? आप इसमें इकट्ठी करके ले ले, करंट नॉन करंट बेशक ना करें, आप जो टोटल लीज लायबिलिटी है वो ले लें, टोटल लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी। ये कहां से फिगर निकलेगी? स्केड्यूल से। जी सर। ये स्केड्यूल से फिगर आ रही है, ठीक है? जी। अब जी सर। इसमें एक और फिगर आएगी इंटरेस्ट पेएबल की, जो किस सूरत में आएगी? जब अगर एडवांस, इन एडवांस, ठीक है। अगर इन एडवांस नहीं होगा तो क्या ये इंटरेस्ट पेएबल की फिगर आएगी? नहीं आएगी। नहीं, फिर नहीं आने। मैंने ये लीज को, मैं सब बच्चों के लिए लीज को भी साथ साथ रिवाइज कर दी। अब होगा क्या, जब टैक्स वाले लीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमारी बैलेंस शीट के ऊपर क्या होगा, ये लीज एसेट भी आएंगे, लीज लायबिलिटी भी आएगी, उसके अंदर इंटरेस्ट पेएबल भी आएगा अगर पेमेंट इन एडवांस हुआ तो। अगर पेमेंट इन एडवांस नहीं होगा तो ये नहीं आएगा। लेकिन जब टैक्स वाले इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब इसकी जो टैक्स बेस होगी वो क्या होगी? इन तीनों की मिल लेके अब फर्क लेके हम लीज के हवाले से कर सकते हैं। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, लीज के हवाले से दो, एक करंट टैक्स में, एक डेफर्ड टैक्स में। करंट टैक्स में क्या करेंगे? करंट टैक्स के अंदर जो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना, उसमें हम ऐड करेंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, लीज एसेट एंड फाइनेंस चार्जेस, हमने ऐड बैक कर दिए, और लेस करेंगे रेंटल्स जो अलाउ हुए हैं। इसके बाद हम बैलेंस शीट के ऊपर आएंगे। बैलेंस शीट के अंदर क्या, लीज के रेलेवेंट हमारे पास लीज होल्ड एसेट्स आ रहे हैं राइट ऑफ यूज के नाम से, और लीज लायबिलिटी आ रही है, और इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है इन द केस ऑफ पेमेंट इन एडवांस। पेमेंट इन एरियर्स होगा तो इंटरेस्ट पेएबल वाली अमाउंट नहीं आएगी। नहीं आने। ये तीनों का टैक्स बेस क्या होगी? टैक्स बेस नील होगी। डिफरेंस से हम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस निकाल के डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये तो सारा केस में बताया मैंने लेसी के लिए। अगर इसी को लेसर के लिए मैं लेके जाऊं तो उस बेटा लेसर के लिए क्या होगा? लेसर ने फाइनेंस इनकम बुक की होगी, फाइनेंस इनकम। ये में भी एक आधा क्वेश्चन होगा लेसर का जिसके अंदर
नॉर्मली लेसी की क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर फाइनेंस इनकम बुक की है तो इसका मतलब करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए लेसर की, मैं लेसर की बात कर रहा हूँ, लेसी की नहीं। अगर लेसर ने लीज पर दी और उसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम क्या है, करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए फाइनेंस इनकम हम ऐड बैक कर देंगे, रिवर्स कर देंगे फाइनेंस इनकम को, और रेंटल इनकम प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। रेंटल इनकम प्रॉफिट इंक्रीज कर देंगे, रेंटल इनकम से प्रॉफिट इंक्रीज, और फाइनेंस इनकम से प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम उस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। सर फाइनेंस इनकम आपने ऐड की है? यस, ऐड करने से मुराद क्या है, प्रॉफिट डिक्रीज होगी। ऑलरेडी प्रॉफिट को इंक्रीज किया हुआ फाइनेंस इनकम ने, तो हम जब ऐड बैक करने का मतलब ये, अगर उसने प्रॉफिट को इंक्रीज किया हो तो अब क्या करेगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। फाइनेंस इनकम में प्रॉफिट को जी लेस सर करेगा। लेस नहीं करना है, लेस करना है। ऐड बैक का मतलब पता क्या होता है, ऐड बैक का मतलब रिवर्सल कर दे पहले से, इसलिए तो मैंने अच्छा, साथ लिखा भी, जब प्रॉफिट रिवर्स कर देगा, प्रॉफिट डिक्रीज करेगा ये, ठीक है सर, ठीक है। मतलब इनकम हमने ऑलरेडी ऐड हुई हुई है, ऐड बैक से बड़ा जो काम पहले उसको किया उससे उल्टा कर दे, हम क्या करेंगे, अब इसको लेस कर, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, और रेंटल डिक्रीज, इनकम को ऐड कर देंगे प्रॉफिट के अंदर। बात क्लियर? ठीक है जी सर। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस होगा, ओके। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंस शीट के अंदर देखिए, अगर लेसर के लिए फाइनेंस लीज है, लेसर, अब मुझे सिर्फ फाइनेंस लीज है, तो लेसर की बैलेंस शीट के अंदर क्या कोई करंट एसेट, नॉन करंट एसेट आएगा जी? लेसर के लिए नॉन करंट एसेट के लेसर की बैलेंस शीट में होगा? कोई बच्चा मुझे हैंड रेज करके इसका आंसर करे, एनीबॉडी? जी मोहम्मद। नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि लेसर ने तो एसेट डी रिकॉग्नाइज कर दिया, लेसर तो उसको ना, लेसर के अंदर कोई आएगा नॉट, लेकिन लेसर के अंदर क्या आ रहा होगा, लीज रिसीवेबल्स, लीज रिसीवेबल लेसर का आ रहा होगा, क्योंकि फाइनेंस लीज को वो नहीं मानते, तो लीज रिसीवेबल को हम क्या लेंगे, टैक्स बेस क्या आ जाएगी इसकी, नील, और इसको हम डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट कर। लीज के रेलेवेंट बैलेंस शीट में जो भी आइटम आएगी उसकी टैक्स बेस नील लेनी है। बात क्लियर? ठीक है अब किसी का क्वेश्चन? सर, डेफर्ड टैक्स हम जो दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से, जी सर वो सिर्फ चेक करने के लिए ही है, एंड पे रिकॉन्साइल करने के लिए है, या वैसे भी हम पेपर में कर सकते हैं? नॉर्मली अगर तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल है, क्लोजिंग बैलेंसेस किस चीज के, बैलेंस शीट के, ठीक है, तो फिर तो उससे आपने बैलेंस शीट बैलेंस शीट अप्रोच, लेकिन अगर आपके ऊपर लिमिटेशन है क्वेश्चन के हवाले से, मतलब क्वेश्चन में डाटा ही नहीं है, जब डाटा नहीं है तो क्या हम क्लोजिंग बैलेंस जादू से तो नहीं बना सकते बच्चे, तो उसके लिए हमारे ऊपर मजबूरी है, फिर हम इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच तब यूज करेंगे। बुक के अंदर एक दो क्वेश्चन है ऐसे जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से किए गए हैं, एक दो क्वेश्चन है, जी सर, जब वो आएंगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसकी अप्रोच के अंदर हमने ये डिफरेंस भी पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू जो डेफर्ड टैक्स निकलता है वो फार दिया निकलता है, और बैलेंस शीट के अंदर जो डेफर्ड टैक्स निकलता है वो क्लोजिंग निकलता है। बात क्लियर? जी सर। अच्छा, अब मैं किसी और स्टूडेंट से क्वेश्चन लेना चाहूंगा हमारा, मैं फिर आपको क्वेश्चन नेक्स्ट जब मैं कहूंगा तो आप फिर हैंड रेज कीजिएगा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैं उसका करूंगा, लेकिन मैं कोशिश है किसी और स्टूडेंट से भी क्वेश्चन ले। अब किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हुमैरा का भी आया था लीज के हवाले से, अगर लीज के हवाले से अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है, लीज का ट्रीटमेंट क्या होता है सर ये नहीं समझ लगी, वो हैंड रेज कर ले, नहीं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में जाऊंगा, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझसे हैंड रेज करेंगे,
तो ताकि हम उसको डिस्कस कर लें। नहीं मैं भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं पूरा क्वेश्चन भी करवा दूंगा, मैं इस चीज पर एप्लीकेट हूँ, लेकिन आप कम से कम मुझसे पूछें, ठीक है। एग्जाम्पल 4 सिंपल है, इसमें है क्वेश्चन, हैंड रेज करें, नहीं तो आगे चले। फाइजा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी फाइजा बेटा। सर मुझे आपसे लीज में से क्वेश्चन पूछना है सर। जो नॉन करंट एसेट है सर, लेसर के केस के अंदर उसके सर अंदर जो मुझे पता चल गया, आपने पूछना है जो लेसर है नॉन करंट एसेट उसके अंदर वो तो होगा नहीं कैरिंग हाँ अमाउंट, जी लेकिन सर। उसकी टैक्स बेस होगी, हाँ हमने लेनी है। हम उसमें उसके सर एसेट की तो कैरिंग अमाउंट मिल लेंगे, टैक्स बेस लेंगे सर जो उसकी बनेगी और उस सर पर जी जी सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि रिसीवेबल के केस के अंदर तो हम नील ले लेंगे टैक्स बेस, लेकिन नॉन करंट एसेट के अंदर हम उसने तो बुक नहीं किया होगा, लेकिन जो टैक्स वाला होगा वो अपनी कैरिंग वैल्यू निकालेगा और बिल्कुल जो WDV अकाउंटेंट की होगी वो जीरो लेगा। जी। एज उसमें इट सर। यस एसेट की जो वैल्यू होगी उसमें अकाउंटिंग बेस होगी 0, ठीक है, हाँ जी और सर। टैक्स बेस जी इसकी होगी उसकी जो भी उसकी WDV। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो इधर है। सर और सर एक बात मुझे पूछनी थी कि सर समटाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन होती उसकी पूरी पूरी डाटा के हमने एसेट कब बाय किया है नहीं सर, वो जब हम बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन दे, बना। क्वेश्चन के अंदर जो आपको एग्जाम के अंदर आएगा ना क्वेश्चन, उसके अंदर वो बताएगा, या उसका क्लोजिंग बताएगा या ओपनिंग बताएगा या ईयर बताएगा जिससे हम क्लोजिंग निकाल सके, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन देगा। उसके अलावा इस चीज का कैलकुलेशन का कहीं से हमें नहीं मिलेगी इंफॉर्मेशन बाकी। ठीक है सर। हाँ जी सर, थैंक यू वो सर। बैलेंसिंग फिगर जो एडवांस है वो इधर आपके लेवल पर टेस्टिंग नहीं होगी, इसलिए उसको छोड़ सही दें। है सर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन? ओके नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल 5 के अंदर मैंने असल में बेशक ये एग्जांपल मुझे भी पता है इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आना, इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर, लेकिन मैंने एग्जांपल बाय एग्जांपल लेके चलना है ताकि कोई ये ना कहे कोई एक क्वेश्चन भी मिस हो गया हमारा। कोई क्वेश्चन 5 में? ओके, एग्जांपल 6 के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलते हैं। ये एग्जांपल 6 दोबारा आई है, इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो वो हैंड रेस कर ले, नहीं तो हम एग्जांपल नंबर 7 पर मूव कर रहे हैं। अगर एग्जांपल नंबर 7 में क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? एग्जांपल नंबर 8 में कोई क्वेश्चन नहीं। मुझे पता है कहाँ जाके आपके क्वेश्चंस आने, उस चीज को मैं रियलाइज कर रहा हूँ, उधर भी पहुंच जाएंगे तो फिर आपके क्वेश्चन में लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 9 नो क्वेश्चन। एग्जांपल 10 एग्जांपल 11 ये वैसे कॉन्सेप्चुअली है। 13 14 अब एग्जांपल नंबर 14 तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ एग्जांपल नंबर 15 के ऊपर। 15 में 16 ओके, एग्जांपल नंबर 17 18 19 एग्जांपल नंबर 20 एग्जांपल नंबर 21 एग्जांपल नंबर 22। ये बताइए एग्जांपल नंबर 22 किस किस ने किया, जरा हैंड रेज करें। ओके, सिर्फ की है 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों ने, जस्ट 7 8 9 ओके। अभी 26 में से 9 स्टूडेंट ने जस्ट एग्जांपल किया, बाकियों ने नहीं की। ये बेटा अगर आप खुद नहीं करेंगे ना, यकीन करें आज मैं करवा के भी चले जाता हूँ ना, ये सर आपको करवा देते सारा कुछ, तो 6 दिन के बाद आपको कुछ भी याद नहीं होना। मैं बार बार कहता हूँ जो अकाउंटिंग है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगी। अब मुझे जस्ट कोई स्टूडेंट हैंड रेस करके जिन्होंने एग्जांपल किया मुझे ये बताएं, ये प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से हुई है, ये बैलेंस शीट अप्रोच से हुई है?
ये किस अप्रोच से एग्जांपल हुई है? बैलेंस शीट अप्रोच से की गई है या प्रॉफिट एंड लॉस? जी असदुर्रहमान। सर मैंने क्वेश्चन में पूछने थे, मुझे पता ही नहीं था क्लास का टाइमिंग क्या, मैंने अभी देखी क्लास की टाइमिंग। ओके, तो आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? जी असदुर्रहमान। ना क्वेश्चन ये था जी जी सर, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 21 में दोनों चाहिए, लेकिन सर मैंने 22 के अंदर, जी जी सर ये 22 है ना, इसमें जो उसने लायबिलिटी पुट किया है, मैं निकाल रहा हूँ 1 मिनट से, जस्ट 1 सेकंड। 22 मैंने ओपन किया हुआ, जी पूछिए। सर इसके अंदर जो सर एग्जांपल नंबर 22 है ना, इसके अंदर जिसने पेबल एंड बैलेंस शीट लिखा है इसने जाके, जी जी इसमें जो बैलेंस शीट लिखी है ना, पेबल एंड बैलेंस शीट 4000 रुपए का था। सर मैं ये कहता हूँ कि ये इस क्वेश्चन में कहता है कि उसने भी पैसे उसने एक्सपेंस किया है, उसने पूरा एक्सपेंस किया है, लेकिन टैक्स वाले ने उसे कितना चार्ज किया जितना उसने एक्चुअली उसने एक्सपेंस दिया है, लेकिन उसका एक्सपेंस टोटल था 32,000 रुपए का, लेकिन उसने पे किया 28,000 रुपया, 4,000 रुपया डिफरेंस होता है। तो ये जो 4,000 रुपया उसने पे कर दिया है, तो ये फिर टैक्स में ऐसा डिफरेंस बनता है, तो ये भी हमारे लिए ऐसा नहीं बनता। उसने इसको लायबिलिटी पुट कर दिया है क्वेश्चन में। मैं एक में मुझे ना आवाज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है आपकी, असदुर्रहमान थोड़ा सा। अब आपने मुझे कहा ये इंटरेस्ट पेएबल की आप बात कर रहे हैं, इसकी? जी सर, जी बिल्कुल। बेटा उसे पेंसिल लेकर आना भाई, बाहर नीचे से ना पेंसिल। अब मुझे ये बताएं, इंटरेस्ट पेएबल और ₹32,000 was treated as an expense for the period. However, only ₹28,000 interest were actually paid during the year. Interest is not an allowable expense for tax purposes until it is paid. ठीक है। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि उसने 32,000 रुपए का उसका टोटल उसने एक्सपेंस, उसने कहा मेरे इतने होने हैं, लेकिन उसने जो पेड किए 28,000 रुपए पेड किए हैं, तो रिमेनिंग 4,000 जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था वो उसने एक्सपेंस किया है, लेकिन टैक्स वाले ने कहा अभी नहीं आपका नहीं बनता, तो फिर उसके लिए तो एसेट बनता है ना कि उसको फ्यूचर में जाके उसे पे करना पड़ेगा। यानी कि होल टाइमिंग डिफरेंस आया ना, ये होल टाइमिंग डिफरेंस बनता है यहाँ पर, होल टाइमिंग डिफरेंस बनता है, होल नहीं टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये आया, उसने ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से किया है या बैलेंस शीट अप्रोच से? सर उसने इस क्वेश्चन को जो लास्ट पे जा किया उसने बैलेंस शीट से किया है, जो लास्ट उसने बैलेंस शीट की है, उसने पहले पूरी फिगर निकाल ली है, उसने इस पर करंट निकालना है, उसने क्लोजिंग निकालना है, उसने बैलेंस शीट निकाल ली है। बैलेंस शीट अप्रोच से ये क्वेश्चन किया गया, ठीक है? बिल्कुल। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बैलेंस शीट के अंदर क्या हमारी 32,000 आ रही थी? बैलेंस शीट हमारी 32,000 सर कहाँ लिखा है? 33,20,930 लिखा है सर, क्लोजिंग लिखा है उसका। मैं इंटरेस्ट पेएबल की बात कर रहा हूँ, आपने इंटरेस्ट पेएबल की बात की ना, इंटरेस्ट पेएबल बैलेंस शीट में कितने से आ रहा था? इंटरेस्ट पेबल बैलेंस शीट में सर 1,200 में साढ़े हमारी ये लायबिलिटी बन रही थी, फिर उसमें डेबिट हो रहा था और ये लायबिलिटी क्रेडिट हो रही थी हमारी। बेटा वहां उधर चले जाओ, नीचे उधर साइड पे चले जाओ यार। असल में इस क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है ना, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से किया गया बच्चे। सर लेकिन जो उसने लास्ट पे फिगर निकाल ली वो उसने बैलेंस शीट से निकाल ली है। कौन सी लास्ट वाली फिगर? ये क्लोजिंग लायबिलिटी? ये जो लास्ट ने फिगर निकाल ली ना, ये उसने ओपनिंग और क्लोजिंग डिफरेंस करके उसने निकाला, ये बैलेंस शीट से, ये तो टी कॉम से उसने निकाली ना फिगर, ये वाली? जी ये वाली, ये उसने टी कॉम से एक वही अप्रोच यूज की ना, ओपनिंग लिखा है, क्लोजिंग लिखा है और बैलेंसिंग फिगर निकाल ली उसने यहाँ से। गुड, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्लोजिंग कहाँ से आया आपके पास? ये सर उसने इस दफा उसने क्या कहते हैं सबका सेपरेट निकाला, निकाल के उसको नेट कर दिया फिर बाद में। नहीं, आप देख, अब आप अपने क्वेश्चन में उसने ये सारा कुछ निकाला, ठीक है, इसको नेट किया, नेट करके उसने ओपनिंग में ऐड किया, फिर क्लोजिंग निकाला, ऐसे ही है? बिल्कुल। अगर कोई चीज ओपनिंग में ऐड होके क्लोजिंग आता है, वो कौन सा मेथड होता है? असदुर्रहमान, मेरा क्वेश्चन है, और बैलेंसिंग फिगर फिर मेरे पास ओपनिंग दिया हुआ था, उसने ओपनिंग में फिगर आ गया, फिर ये आ गया सर, वो तो ओपनिंग में ऐड किया और क्लोजिंग निकाला, तो ये कौन सा मेथड है? जी जी सर, प्रॉफिट एंड लॉस मेथड है। अगर वो 33
20,930 खुद निकालता, ये जो उसने दिया हुआ क्लोजिंग ये खुद निकालता और ओपनिंग लेस करता, फिर ये बनाता, फिर ये बैलेंस शीट अप्रोच। डिफरेंस समझ लगी है आपको? असदुर्रहमान आप मेरे साथ कॉल में क्यों नहीं हो? ठीक हो गया। मतलब अगर वो क्लोजिंग खुद कैलकुलेट करता है, देखिए ये क्लोजिंग नहीं कैलकुलेट हुआ, तुम हाँ क्लोजिंग कैलकुलेट नहीं किया, अगर वो क्लोजिंग खुद कैलकुलेट करता, क्लोजिंग ओपनिंग का फर्क लेता, फिर वो निकालता, तो फिर हम कहते हैं बैलेंस शीट अप्रोच है। लेकिन यहाँ पर जो क्लोजिंग कैलकुलेट हुआ है ये ओपनिंग में फिगर ऐड करके क्लोजिंग किया गया है, इसका मतलब ये बैलेंस शीट अप्रोच नहीं है। ये कौन सी अप्रोच है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच के थ्रू किया गया। बात क्लियर हुई? ठीक हो गया, अब समझ में आ गई जी सर। सर फिर इसने यहाँ पर ये एक्सपेंस किया, इसको बाकी सबको क्रेडिट कर दिया, इसको डेबिट किया, इसने यही किया ना इसमें? फिर एक्सपेंस जो है इसमें 1200 उसने यानी कि हम इस 1200 से इसने इसे एक्सपेंस किया है, बाकी सब उसने इनकम जनरेट कर दी है, ऐसे किया है? ऐसे ना करें, सिंपल। आपने रूल पढ़ा हुआ है टैक्स, वो एसेट्स के हवाले से ये रूल याद होगा। अगर एसेट्स का कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, ठीक है, तो कौन सा डिफरेंस आता है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ऐसे ही है। और यहां से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जी सर, क्लियर? यही रूल उल्टा है जी सर, किसके ऊपर? लायबिलिटीज के लिए। ये रूल उल्टा हो जाता है। बात क्लियर? जी सर। अब एक इस रूल के साथ एक ऐड कर ले, एसेट्स के साथ जो एसेट्स के रूल है, एसेट्स के रूल वो अप्लाई, एसेट्स के रूल्स अप्लाई होंगे इनकम्स पर, और लायबिलिटीज के रूल्स अप्लाई होंगे एक्सपेंसेस पर। बात क्लियर? ठीक हो गया। अब आप देखेंगे उसका जो डेबिट टैक्स है सही है, लायबिलिटी का आपका सही निकलेगा। ठीक है, पहले आपका उल्ट निकल रहा था ना, उल्ट निकल रही थी चीजें। आप निकाल रहे थे डेबिट टैक्स एसेट, इधर बनाया हुआ था डेबिट टैक्स लायबिलिटी, आप सर पकड़ के बैठे, ये क्या किया? एम आई राइट? जी सर, ठीक हो गया। और सर इसी तरह पिछले क्वेश्चन 21 के अंदर उसने ना वो रिवैल्यूएशन ली है उसने, जी जी, जो उसने रिवैल्यूएशन ली है, तो उसने ली 35,000 रुपए की, ठीक हो गया। तो सर उस टैक्स बेस उसकी कुछ भी जैसे नल ली है, ठीक हो गया। सर फिर हम आज प्रेजेंट उसके ऊपर ज्यादा डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर हमें टैक्स दे रहे हैं, तो मान ली फिर वो एसेट बनता है ना। अब हम उसके ऊपर आज टैक्स दे रहे हैं, लेकिन टैक्स वाला हमसे टैक्स आज कैलकुलेट नहीं कर रहा, मतलब हम फ्यूचर में से देंगे, लेकिन हमारे लिए तो देखो अब इसके अंदर कैरिंग अमाउंट क्या है? 35,000। 35,000। टैक्स बेस क्या है? नील, जीरो। जी सर। एसेट है, कौन सा डिफरेंस है? कौन सा डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस आया था, ये भी टाइमिंग डिफरेंस। टैक्सेबल डिडक्टेबल? ये सर अब हमारे लिए तो अब ये सर बना टैक्सेबल बनता है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या बनाता है? डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बननी है, इसका मतलब टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ऐसे ही है। जी सर, ठीक हो इसका गया। मतलब अगर टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, ये एक्सपेंस बनेगा। ओके जी सर, थैंक यू, ये क्लियर है मेरा। क्लियर हो गया? एग्जांपल नंबर 23 में भी कर ही रहा था कि मेरा कैरेक्टर बंद हो। वो 23 पर जाते हैं, फिर मैं पूछता हूँ। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जिन्होंने एग्जांपल नंबर 21, 22 की है, उनका कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। 22 एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से की गई है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दैट इज विद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच। और एसेट्स एंड इनकम्स के जो रूल्स है किस चीज के हवाले से, जो हम टैक्स बेस निकालते हैं टेम्परेरी डिफरेंस, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। जो हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट अगर एसेट्स की ज्यादा होगी, टैक्स बेस कम होगी, तो ये जो डिफरेंस होगा ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, और इससे क्या आएगी? डेफर्ड टैक्सेबिलिटी। ये एसेट्स और इनकम के सेम है, और लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस के सेम है। क्लियर? अब ये 22 क्वेश्चंस के अंदर जिसका प्रॉब्लम होगा, मुझे उम्मीद है उसका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। फिर भी क्वेश्चन है, हैंड रेज करें,
हमने जो रीवैल्यूएशन का हमने पढ़ा है, जो रीवैल्यूएशन के रेलेवेंट डेफर्ड टैक्स आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, वो डायरेक्ट कहाँ एडजस्ट होता है, ओसीआई में या रिवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट। इसीलिए उसने ये टोटल डेफर्ड टैक्स अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखें वो ये बन रहा था 1980330। अगर इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस ना होता तो ये सारा का सारा फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन है वो आइटम जिसका प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, मतलब अगर ओसीआई में जाता है तो उसका डेफर्ड टैक्स भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाना। इसलिए उसने जो इसमें से 3929850 है ये लेस कर दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट 1650480 निकाला, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और ये जो फिगर है ये आपकी जाएगी, इसको एडजस्ट कर ले बेशक आप रिवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट या ओसीआई में ले जा, जो आके नेट होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ, ठीक है। लेकिन टोटल फॉर द ईयर 1980,330 है, उसमें से कुछ अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की और कुछ अमाउंट हमारी जाएगी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम या रिवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज करें। कोई क्वेश्चन नहीं? असदुर्रहमान आपका क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर मेरा क्लियर हो गया, मेरा यही था बस। ओके जी, हुमैरा या फाइजा किसी का कोई क्वेश्चन हो? अनस, इर्तजा, अहमद, अरसलान, मुनीब, कोई स्टूडेंट, अली जहाद, अली इरफान, जैन, अगर किसी का क्वेश्चन नंबर 21 या 22 के अंदर कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से हुआ है, इसलिए ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था। जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसके अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस का उसने बताया है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर होता है उस वजह से जो डेफर्ड टैक्स होगा क्रिएट, वो डेफर्ड टैक्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पहले जिसका कोई क्वेश्चन है हैंड रेज करके। क्वेश्चन नंबर 23 मेरा किया है आपने पहले बेटा, मुझे ये बताएं। हुमैरा जी, हुमैरा सर ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे तो हमें लगा 5 बजे क्लास है, पर आपने 3:30 रख दी। ओके, मतलब यहाँ तक आपने शोर में समझो तो यहाँ तक नहीं सर यहाँ तक नहीं, 23 नहीं किया, बाकी आगे वाले सारे किए, ये बता रही हूँ मैं इस तरह करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस क्वेश्चन में खुद भी करवाना चाह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट कुछ खुद क्वेश्चन करने, कुछ थोड़ा सा डेफर्ड टैक्स से फेमिलियर हो जाए, फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने दिया हुआ था, ये मैं आज के दिन के लिए इसको स्किप करवा लूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने करना है और इसमें प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, मतलब प्रॉब्लम प्रोविजन के रेलेवेंट है, प्रोविजन का बैलेंस निकालने के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स आपने बेफिक्र होकर इसको अटेम्प्ट करें, तो कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें एज इट इज कोई मुश्किल चीज नहीं है, बड़ा सिंपल है। इस क्वेश्चन के अंदर जो बाकी क्वेश्चन से डिफरेंस ये है कि इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने खुद बनाना है। पहले हम बनाएंगे कंप्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उस प्रॉफिट एंड लॉस को पकड़ेंगे, वहां से हम फिर टैक्सेशन की वर्किंग करेंगे, जिसके बाद हमने करंट टैक्स भी निकालना है, डेफर्ड टैक्स भी निकालना है, और प्रॉफिट एंड लॉस को फिर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे वहां से प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा। तो ये 2 पार्ट के अंदर क्वेश्चन था, तो ये अगर आपने अटेम्प्ट अभी तक नहीं किया तो मैं अभी इसको नहीं करवाना चाहूंगा, ये मैं क्वेश्चन पूरा खुद करवाऊंगा, कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन आपने इसको एक दफा काइंडली लाजमी करना है ताकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप सबको ज्यादा क्लियर हो जाए। बात क्लियर जी? मैं फिर पूछ, अगर किसी का फिर भी अगर किसी ने किया इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे स्पेसिफिकली तो पूछ सकता है, नहीं तो हम इसको कल डिस्कस इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं कंप्लीटली आपको करवाऊं। जी असदुर, हाँ
इसमें ये जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ले रहा है ना, ये उसने कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों लेके जा रहा है? हालांकि इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन किसी और में चला जाए, लेकिन इसको कॉस्ट ऑफ सेल में डाला जाता है। अच्छा हालांकि कहीं प्लांट, क्वेश्चन में अच्छा क्लियर भी प्लांट एंड मशीनरी की क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन किधर जाती है? सब प्लान है इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाती होती है ना। किसने कहा? प्लांट एंड मशीनरी किस सर लिए यूज होती है? सर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोर्स, ठीक है, तो उसकी डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगी? मैन्युफैक्चरिंग को ही, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा में देगा वो। बिल्डिंग एडमिन एक्सपेंसेस में वो फिर लेके आते हैं जो हमारी सर बिल्डिंग एक के। और चीज थोड़ी सी क्लियर कर देंगे, इसी में मैंने ये किया है कि उसने हमें कहा था डेप्रिसिएशन जो वो करते हैं यूज, अकाउंटेंट यूज करता है 10% लेते हैं, लेकिन टैक्सेशन कहता है 25% 15%। ये जो लॉन्स इनिशियल लॉन्स दिया है ना, ये लफ्ज लिखा गया थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखा टैक्सेशन ऑथराइज अलाउ इनिशियल लॉन्स लिखा है क्या है इसमें, या नॉर्मल डेप्रिसिएशन? ये इसमें दो चीजें लिखी हैं। मुझे लग रहा है कि इनिशियल लॉन्स लिखा गया, साथ में नॉर्मल डेप्रिसिएशन लिखी गई है। टैक्स अथॉरिटी अलाउ इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन, उसने दोनों चीजें ले ली इसमें, इनिशियल भी लेनी है नॉर्मल भी लेनी। इनिशियल क्या था? इनिशियल 25% रेट है और नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 15% है। यानी कि जब पहले साल वो 25% रेट इस्तेमाल करेगा। आपने टैक्स पढ़ा हुआ है? टैक्स पड़ा हुआ है। टैक्स में हम लेते नहीं थे पहले साल फर्स्ट ईयर यूज के अंदर, पहले इनिशियल डेप्रिसिएशन पहले साल ठीक हो में गया। प्लस नॉर्मल डेप्रिसिएशन दोनों आती थी। तो मैं इनिशियल लॉन्च ही होता, मतलब एक इसमें हाँ अलाउंस जी, मिलता है हमें ये तो। अलाउंस ही है, वही डेप्रिसिएशन। मैं चलो तो सर ये जिस तरह ये डेप्रिसिएशन हुई है, तो वो सोल्यूशन में तो इस तरह करता ही नहीं है, वो स्टैंडर्ड मेथड से कर रहा है उसको सिंपल। वो यार हमें तो इसके साथ अच्छा हम, मुझे ये बताओ, जब हम खुद का प्रॉफिट एंड लॉस अपना बना रहे होते हैं, क्या हम उसमें टैक्स की बात अकाउंटिंग में मानते नहीं हैं? करते। तो ये हाँ जी होगा उधर नहीं होगा। ये तो जब हम सर, टैक्स की हम वर्किंग करेंगे, हमें टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेंगे तब करेंगे। सर मैं यही कह रहा हूँ, अगर हम डायरेक्ट वही निकालें, हमें क्या जरूरत है? हमें जब हमें निकालना है, हमने ये निकालना है, ये तो हम डायरेक्ट अकाउंटिंग में छोड़े, इसलिए हम जरूरत है अकाउंटिंग क्योंकि फिर तो छोड़ दे। इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। ये पार्ट था प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 2016 जो भी, ठीक है। सेकंड पार्ट था प्रिपेयर द नोट ऑन टैक्सेशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2016। इसके ए और बी पार्ट थे, इसलिए उसने ए भी किया और बी आ गई टैक्सेशन का। बात क्लियर होगी? ठीक हो गया सर। मैं तो इस देता है तरह कर रहा था, वो मैं प्रॉफिट वो एंड ले रहा था, हाँ वो प्रॉफिट एंड लॉस मैं के साथ भी डेप्रिसिएशन देता दूसरी है। ले रहा था। वो कभी बैलेंस शीट भी बनवाता है आपसे, बैलेंस शीट बनाओ और साथ टैक्स एक्सपेंस का नोट बनाओ, ये मिक्स होके क्वेश्चन आता है इसमें। बात ठीक हो क्लियर गया होगी? सर। ओके यस सर। चलते हैं हम नेक्स्ट। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कस करवाऊंगा आपको। अभी क्योंकि आज कुछ बच्चों का जब मैंने हैंड रेज करवाया तो काफी कम बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था, कुछ क्लास भी जल्दी होगी, जिसकी वजह से इसको मैं अभी जी उस्मान हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर वो कहना था कि मैंने ना अभी देखा है क्लास वो जल्दी थी, तो मैं अभी आया हूँ, तो आपको कहना था कि ये अपलोड कर देना। लेक्चर अपलोड कर दूंगा मैं, कोई मसला नहीं इसका अभी तक, ठीक है सर ये ना इस चैप्टर में से क्वेश्चन भी है सर, ये थ्योरी में से है, मैं उसका बता देता हूँ। और कल की जो आपकी क्लास होगी, कल भी क्योंकि क्लास मैंने करनी है, कल इसकी डिस्कशन कंप्लीट, कल आपकी क्लास होगी 3 बजे 3 PM। मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ, कल आपकी क्लास 3 PM पर हो गई, ग्रुप के अंदर भी लग जाएगा जी। पूछो सवाल, क्या क्वेश्चन है आपका? ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का सर, ये इसके बारे में है क्वेश्चन, गुडविल के हवाले से। यस सर। गुडविल के हवाले से, गुडविल के हवाले से ये है, देखिए अभी हमने कंसोलिडेशन पढ़ी है, बात याद है? यस। जब कंसोलिडेशन के अंदर हमने इतने क्वेश्चन किए, जब वो इंडिविजुअल बैलेंस शीट देता था, इंडिविजुअल बैलेंस शीट, क्या उस इंडिविजुअल बैलेंस शीट के अंदर उसने कभी गुडविल रिकॉर्ड की हुई आज तक? यस सर। की थी या नहीं? सर इंडिविजुअल में नहीं की। नहीं की। हमेशा कब की? जब हमने कंसोलिडेट किया उसको, तो कंसोलिडेट करते हुए हमने उसकी क्या की, उसकी हमने गुडविल कैलकुलेट की। कहता है ये जो गुडविल है जो कंसोलिडेशन के अंदर है, इनको टैक्स वाले नहीं मानते, ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल करती है। ये पेज नंबर बताया मुझे, किस पेज पे लिखा हुआ?
सर ये पेज नंबर 330 है। ये देखिए, ये वो जिक्र कर रहा है गुडविल यूजुअली एग्जिस्ट ओनली इन ग्रुप अकाउंट। ग्रुप अकाउंट से मतलब कंसोलिडेशन, ठीक है। तो इसको टैक्स वाले एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस सूरत में इसकी टैक्स बेस क्या होगी, ठीक है। और ऐसा हो सकता है अगर कोई गुडविल ऐसी है, अगर कोई गुडविल ऐसी है जो हमने परचेज की है और वो इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर, इंडिविजुअल अकाउंट से मुराद क्या है, इंडिविजुअल बैलेंस शीट के अंदर आ रही है, तो ऐसी गुडविल की टैक्स बेस उसकी वही सेम अमाउंट होगी, उसको वो टैक्स वाले मांगते हैं। बात क्लियर, उसमें कोई टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है, वो ये बताना था। सर और एक डेवलपमेंट कॉस्ट का भी है सर, एग्जांपल नंबर 11। जी, इसमें क्या आया डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर? सर ये हमारा डेफर टैक्स एसेट नहीं बनना चाहिए। देखिए, जब डेवलपमेंट कॉस्ट हमारा आईएस, डेवलपमेंट कॉस्ट के साथ क्या है, आईएस 38, ठीक है। Yes. हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट लगी, हमने क्या किया, हमने उसको एसेट बुक कर दिया, क्लियर। Yes. जब हमने फॉर दिया प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हमने क्या की, इस एसेट के अगेंस्ट, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट है तो अभी तक कोई अमोर्टाइजेशन कॉस्ट नहीं है, इसका मतलब हमने इसके ऊपर कोई अमोर्टाइजेशन कॉस्ट नहीं लगी, कोई अमोर्टाइजेशन नहीं है, डेवलपमेंट है ना अभी। बात करिए होगी, टैक्स वाले कहते हैं ये जो एसेट है अंडर डेवलपमेंट कॉस्ट, ये जो एसेट है इसको हम एसेट नहीं मानते, इसको फॉर द ईयर क्या करो, एक्सपेंस बुक कर दो। बात क्लियर होगी। Yes. अब हुआ क्या, हमने अकाउंट बनाए, करंट टैक्स की वर्किंग के लिए हमने सारे का सारा एक्सपेंस बुक कर दिया, ठीक है। अब आया 31 दिसंबर, बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास डेवलपमेंट कॉस्ट आ रही होगी, कैरिंग अमाउंट उसकी, क्योंकि हमने तो एसेट बुक किया। टैक्स बेस नील क्यों है, क्योंकि टैक्स वाले कहेंगे हमने तो ये ऑलरेडी आपको एक्सपेंस बुक कर दिया है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजर में, अब ये एसेट नहीं है, इसलिए इसकी टैक्स बेस क्या ली है हमने, नील। बात क्लियर। Yes. अब ये एसेट है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा, टैक्स बेस कम, तो कौन सा डिफरेंस आएगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पर डेफर्ड टैक्स लिएबिलिटी करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 में स्किप जानबूझ के करवा रहा हूं, क्योंकि ये मेरी कोशिश है मैं आपको खुद कराऊंगा कंप्लीट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 25 के अंदर क्वेश्चन है आपका बेटा किसी का, ट्वेंटी फाइव के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें कोई स्टूडेंट, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर किसी को प्रॉब्लम, जी फाइजा बेटा। सर प्लीज, सर जी 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 फाइजा। सर सर प्लीज आगे ना करवाएं सर, आगे नहीं किए। ओके, तो मैं इस तरह करता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, चले ये मैं खुद करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर बेटा।
given below is a statement of profit or loss of Shaker industry for the year ended 31st December 2015. जी असद रहमान बेटा, सर आप ये क्वेश्चन आगे ना कराएं, कल कर नहीं ये आप क्वेश्चन मैं दीजिएगा, खुद अभी करवा हमने रहा किए हूँ, ये कंप्लीट करवा सर। रहा आप हूँ। सर हम खुद करेंगे, फिर हम जहाँ जो हमें इशू है हम वो पूछेंगे आपसे। असल में मैं एक क्वेश्चन खुद करवाना चाह रहा हूँ, आगे इससे आगे आपके पास बहुत क्वेश्चन है डेफाटेक्स के। अगर आप देखें तो डेफाटेक्स के आपके पास मेरे हिसाब से कुछ 42 क्वेश्चन है। आप खुद कीजिएगा, एक क्वेश्चन तो कम से कम मैं खुद करवा दूंगा, एक ये करवा दूंगा। सर ठीक ठीक है ना, थोड़ा सा ठीक होगा सर, ठीक। असल में खुद करवाने का मकसद ये, एक मैं फॉलो भी बता दूं ना, मुझे कंसोलिडेशन का खुद मैंने कोई क्वेश्चन पूरा नहीं करवाया, मुझे बड़ा अजीब सा लगता रहा है, इसलिए मैंने सेटिस्फेक्शन के लिए क्वेश्चन तो करवाना ही करवाना है एक दो आपको। ओके ठीक होगा सर, ओके। सेल्स दी गई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और यहां पर उसने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये निकाल के हमें दे दिया 3.4। उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस दिया गया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें निकाल के उसने दे दिया। ये इसमें कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे बेटा, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी मुझे क्वेश्चन के अंदर लग रही है गड़बड़ सी, इसको मैं देखूं जरा। 17.7, अच्छा ये -46.4 -28.7 ऑपरेटिंग प्रॉफिट अदर इनकम +7। -46.4 -28.7 इधर थोड़ी सी कोई गड़बड़ है यार इस इतने एरिया में, क्योंकि अगर हम इन दोनों को नेट करें 46.6 46.4 -28.7 तो हमारे पास पड़ता है 17.7। ये ऑपरेटिंग बिफोर प्रॉफिट अदर इनकम क्या आ रही है समझ नहीं लग रही। समझ लग गई बेटा क्या मसला, ये असल में इसके साथ है, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा अब साफ कर रहा हूं आपको, ये इधर है और ये इधर से ऐसे नेट हुआ है और ये ऐसे नेट। जी मनी बोला, मैं बताएं जी बेटा। यूं भाई ये जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 35,000 या 4 आता है। नहीं नहीं ये देखिए अभी मैंने आपको करेक्ट करवाया है, ये जरा नोट करें अभी। ठीक है, ये देखिए मैंने लाइनें लगाई है, ये उसने सीक्वेंस गलत लिखा हुआ है। ठीक है।
और इधर भी मैं इसको ना थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये ना थोड़ा सा इसने गड़बड़ की है लिखने के अंदर। ये आ गया 17.7, उसके बाद ये नीचे ये मैं लिख रहा हूं जरा, इसमें होगी 3.4, ये आ गई प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फ्रॉम अदर इनकम 3.4, ठीक है। फिर 17, ये जो 17.7 निकला, 17.7 प्लस 3.4 करें तो ये आता है 21.1। अब इसमें से लेस करेंगे फाइनेंशियल चार्जेस, ये फाइनेंशियल चार्जेस में लेस करो 5.3 के 21.1 माइनस 5.3, तो ये आ गया 15.8। ये इस तरह है। असल में वो उसने जो लाइनें नहीं बीच में लगाई, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन जो उनसे वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। समझ लग गया ये जो मैंने अभी करेक्शन करवाई है आपको? सिर्फ मुझे हैंड रेज करके बता दो ताकि मैं क्वेश्चन को लेके आगे चल सकूं। ओके, अगर किसी को अभी भी पता नहीं चला वो हैंड रेज करके पूछ ले, नहीं तो हमने क्वेश्चन शुरू कर देना है। जी मुनीर। क्यों भाई, अगर हम ये सेल को प्लस करके सारा निकाले ना, तो ये जो 3.4 हम निकाल रहे हैं ना, 3.4 आता नहीं है। 3.4 आता नहीं है, ये देखिए, नहीं देखो आता 3.4 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्यों भाई, ऊपर जो उसने दी ना सेल्स, आप उसमें से पहले ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल निकालें। 143 माइनस 96.6, ये आ गया 46 पॉइंट का ग्रोस प्रॉफिट। इसमें से लेस ठीक किया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 28.7, ठीक है, ये आ गया ठीक है, 17.7। इसमें ऐड किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम अदर इनकम 3.4 अदर इनकम ठीक है, है, ठीक है। इसमें ऐड किया 3.4, ये आ गया 21.1। इसमें से लेस किया फाइनेंशियल चार्जेस 5.2, ये आ गया 15.8। क्लियर? ठीक है दे। बात समझ लगी? जी क्यों भाई? अगर क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले ताकि हम आगे क्वेश्चन शुरू। ये अब क्लियर हो गया, अब टैली हो रहा है हमारा। उसने कोई बीच में लाइनें मिस की, अचानक नजर पड़ी तो अजीब सा लग रहा था मुझे। चले आगे चलते हैं। जी 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 मनीष। क्यों भाई, ठीक है, हो गया। ओके, क्योंकि हमने टैक्स एक्सपेंस, अब मैं थोड़ी सी इधर ये बढ़ती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, ठीक है। यहां लिख देंगे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट, और साथ ही इधर में वर्किंग के लिए डेफर टैक्स की वर्किंग इधर करूंगा, डेफर टैक्स, ठीक है। बाद में जब हम आगे जाकर डिस्क्लोजर्स भी पढ़ लेंगे, फिर आपको मैं सीक्वेंस भी बताऊंगा हमने किस सीक्वेंस के साथ या किस तरह इसको प्रेजेंट करना है। अभी जैसे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अभी प्रेजेंटेशंस के ऊपर में नहीं आया, अभी नोट्स की बात में अभी नहीं कर रहा, नोट्स किस तरह बनेंगे, ये नोट्स किस तरह डिस्कशन आपके साथ नहीं कर रहा, अभी जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे इसकी। Operating expense include an amount of rupees 0.7 million paid as penalty to SECP on non-compliance of certain requirement of Companies Act। हमें पता है जो हमने फाइन या एक्सपेंस पे किया होता है एज गवर्नमेंट के तौर पर, वो हमें अलाउबल एक्सपेंडिचर्स नहीं है। इसका मतलब अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स के अंदर है ये फिगर इंक्लूड, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड होगा हमारा बेटा प्लेंटी, कितने से 0.7। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और ये परमानेंट डिफरेंस है, ये डेफर टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर भी नहीं, अगर आएगा तो उसकी टैक्स बेस में यही होगा, ताकि कोई डेफर टैक्स इसके ऊपर ना, ये टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर के अंदर नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर
company made a provision of rupees 2.5 million for gratuity. The actual payment on the account of gratuity to outgoing member was rupees 1.6 million. तो इसका मतलब क्या, जो हमने प्रोविजन बुक की है, एक्सपेंस बुक की है, वो एक्सपेंस हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे प्रोविजन जो कि है 2.4 मिलियन का, और लेस कर देंगे जो एक्चुअल पेमेंट हुई है किसके हवाले से, ग्रेचुटी के, ग्रेचुटी पेड, वो क्या है 1.4, ये 2.64 और 1. सॉरी बेटा 1.6 है, 1.6 ये लेस कर देंगे। बात क्लियर होगी? बड़ा सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कोई मसला ही नहीं हमें। आगे चलते हैं। लीज पेमेंट made during the year amounting to rupees 0.65, टोटल कितनी लीज पेमेंट है 0.65, which include financial charges of 0.5। मतलब ये हमने जो टोटल लीज पे रेंटल्स थी वो है हमारे पास 0.65, और उसमें जो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस वो कितना बुक किया है 0.15। At 31st December 2015, obligation against asset subject to finance lease stood at 1.2। ये किस चीज की फिगर आ गई, ये हमारे पास बैलेंस शीट की फिगर आ गई कि बैलेंस शीट के ऊपर हमने क्या जो लायबिलिटीज है वो किस पर बुक की है। ये डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए यूज होगा। अभी पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं साथ साथ डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं डेफर्ड टैक्स सेपरेट करूंगा, ये सेपरेट ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। जब हम क्वेश्चंस कुछ कर लेंगे तो हम इसकी एंट्री साथ, जो एंट्री जहां आएगी हम साथ इसको इंकॉर्पोरेट करते रहेंगे नेक्स्ट चार्ट, लेकिन अभी इस तरह नहीं कर रहा, अभी हमने इसको अंडरस्टैंडिंग। द मूवमेंट इन एसेट हेल्ड अंडर फाइनेंस लीज इज एज फॉलो। ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये उसने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस हुआ है। हमने आज ही डिस्कस की है जो डेप्रिसिएशन होती है वो प्लस दूसरी क्या चीज आएगी, जो फिनांस चार्जेस हमने जो पे किए हुए एक्सपेंस है, हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे किसके अंदर, अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर। एक मिनट बेटा विस्तार। सॉरी बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन 0.7 मिलियन हुई है ये भी एक्सपेंस किया हुआ है, प्लस ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है 0.15, इन दोनों को हम एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे, मतलब इससे प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे। और जो रेंटल्स है 0.65, इस रेंटल के साथ इसको हम एक्चुअल एक्सपेंस बुक करेंगे। तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ऐड करेंगे हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट 0.7, फिर इसमें ऐड करेंगे हम फिनांस चार्जेस ऑन लीज एसेट कितने से 0.15, और लेस करेंगे हम इसमें से रेंटल्स। वो कितनी है रेंटल्स हमारा 0.65। जो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस और जो लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है, ये दोनों फिगर्स हमारी डेफर्ड टैक्स के लिए यूज होगी। जी असदुर्रहमान सर, ये जो आपने किया ना लास्ट पे, ये फाइनेंस चार्ज को हमने क्यों किया है, और ये इसका थोड़ा डिटेल बता दें, और दूसरा रेंटल्स की, इन दोनों को आपने लेट ज्वाइन किया था आपने? जी सर, 15 मिनट लेट ज्वाइन किया मैंने। वो असल में स्टार्टिंग में हमारी इस पर बड़ी डिस्कशन हमने पढ़ा है कि जो हमारे लीज है
टैक्स वाले फाइनेंस लीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो किस लीज को एक्सेप्ट करते हैं? ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग। ठीक है, इसका मतलब जो फाइनेंस लीज में हमने वर्क किया होगा वो हमने ऐड बैक करना है। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? सिर्फ रेंटल्स अलाउ होते हैं। एम आई राइट? जी सर। इसका मतलब ये अगर इसने लीज पर कोई एसेट दिया तो इसने उस लीज एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उस लीज एसेट के फाइनेंस चार्जेस उसने एक्सपेंस बुक किए। अब ये दो चीजें तो फाइनेंस लीज की वजह से है, तो टैक्स वाले इसको नहीं मानेंगे, वो इन दोनों एक्सपेंसेस को हमने ऐड बैक कर दिया। क्लियर? ठीक है। और रेंटल्स क्योंकि वो ऑपरेटिंग लीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या होते हैं? जितना भी हमारे पास रेंटल्स आते हैं वो सारे का सारा हम क्या बुक करते हैं? एक्सपेंस। तो मतलब क्या? हमने एक्सपेंस बुक कर दिया। अब जब एक्सपेंस बुक कर दिया, तो अब जब मेरे एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू रिलेटेड टू लीज आ रही होगी, मतलब मेरी लीज के एसेट्स भी तो शो हो रहे होंगे, लीज की लायबिलिटीज भी तो शो हो रही होगी, ये टैक्स वाले उसको मानेंगे? ऑपरेटिंग होगी तो मानेंगे। ऑपरेटिंग होती तो एसेट ही नहीं होना था हमारे पास। बात समझ ठीक हो लगी? गया। इसका मतलब ठीक जो हो गया। एसेट्स और लायबिलिटी हमारे पास बैलेंस शीट में आ रहे हैं, उनकी कैरिंग अमाउंट तो होगी, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए उनकी टैक्स बेस नहीं होगी। बात क्लियर? ठीक हो गया। यहां तक क्वेश्चन किसी का है? मैं फिर अभी हमने डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। मुझे पता है कि हमें डबल एफर्ट करनी पड़ी है, लेकिन क्योंकि मैं कैलकुलेशंस अभी करना सिखा रहा हूं आपको, फिर नेक्स्ट हम एक वक्त में ही दोनों करेंगे, एक दो क्वेश्चन करने के बाद। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डिटेल ऑफ ऑन फिक्स एसेट एज फॉलोस। ये ओपनिंग बैलेंस दिएंगे टैक्स का, ये अकाउंटिंग का। परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास बताई गई है, और उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दी गई है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस जाएंगे डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है अल्टीमेटली हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, और टैक्स डेप्रिसिएशन हम लेस करें तो हम कर देते हैं। अभी ये देखिए, हम ऐड करेंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अदर देन लीज एसेट 1.1, और लेस करेंगे हम टैक्स डेप्रिसिएशन, वो क्या है? 1.65। ये हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस as on December 31st, 2015 include financial charges of rupees 2.3 million which has been capitalized in accordance with IAS 23. Okay. However, the entire financial charges are admissible under the income tax ordinance 2014. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 2.3 मिलियन है बोरिंग कॉस्ट, ये जो हमने कैपिटलाइज की है, इसके हवाले से टैक्स वाले बोरिंग कॉस्ट को क्या अलाउ कर रहे हैं? एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं। मतलब बोरिंग कॉस्ट हमें अलाउ है एज एक्सपेंस, लेकिन जो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उसने दी गई है, वो एज ए एसेट एक्सेप्टेबल है, तो हम उसको तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? ये जो 2.3 मिलियन है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अभी तक एक्सपेंस बुक नहीं किया, क्योंकि हमने अब टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है, तो टैक्स वाले इसको एक्सपेंस मान रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? एक्सपेंस बुक कर देंगे 2.3 लेस बोरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड प्रीमियम फॉर ग्रेचुइटी एज 35, ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं डेफर्ड टैक्स और प्रीमियम के, हम इसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन टैक्स रेट दिया गया है, करंट टैक्स बेस्ड ऑन द अवेलेबल द करंट टैक्स एंड अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, इस बेस के ऊपर हमारा करंट टैक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो क्या होगा? वो होगा हमारा, इसको अभी ऐड बैक 15.8 प्लस 0.7 प्लस 2.4 प्लस
0.7 प्लस 0.15 प्लस 1.1 माइनस कर देंगे 1.6 माइनस 0.65 माइनस 1.65 माइनस 2.3। तो ये हमारे पास जो आया प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट 14.65, दैट इज टैक्सेबल प्रॉफिट। अब टैक्स रेट उसने बताया हुआ है, टैक्स रेट क्या है हमारा बेटा, टैक्स रेट इज 35%। तो हम करंट टैक्स निकालेंगे, करंट टैक्स एट द रेट ऑफ 35% इज इक्वल टू 5.1275। ये हमारे पास आ गया करंट टैक्स। यहां तक किसी की कोई क्वेश्चन तो हैंडल्स करें। डेफर्ड टैक्स करते हैं हम अभी कैलकुलेशन। ये जस्ट मैं कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, इसकी प्रेजेंटेशन पर अभी हमने डिस्कशन नहीं की, इसको प्रेजेंट कैसे करना है उसको भी हमने कुछ भी नहीं कहा, ये जस्ट कैलकुलेशन। कोई क्वेश्चन नहीं? एक मिनट बेटा बेटा। सॉरी बेटा, एक जरूरी कॉल आ रही थी मुझे। अब हम कहते हैं टैक्सेशन फॉर डेफर्ड टैक्सेशन के लिए, तो हम उसके लिए हमने सीखा हुआ है एक स्केड्यूल बनाना। हम हमेशा क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स, उसके लिए हम एक बनाएंगे छोटा सा स्केड्यूल। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ठीक है, मतलब एसेट का नाम क्या है, अकाउंटिंग बेस जिसको हम कैरिंग अमाउंट भी कहेंगे, फिर आएगी उसकी टैक्स बेस, डिफरेंस आ जाएगा, उसके बाद डेफर टैक्स लायबिलिटी या डेफर टैक्स एसेट। आपने ब्रैकेट जिसको भी लगा दिया, अगर आपने लायबिलिटी को ब्रैकेट लगा दी तो नीचे लायबिलिटी को ब्रैकेट शो कर दीजिएगा, अगर आपने एसेट को लगा दी तो एसेट को। ये आपके ऊपर, इसका कोई पेट रूल नहीं, हमने एसेट को ब्रैकेट लगाएंगे या लायबिलिटी को ब्रैकेट लगाएंगे। बात क्लियर? अब हम उसके कुछ एसेट्स के बैलेंसेस लेते हैं क्वेश्चन में से और इसको हम करना शुरू करते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स को। अब सबसे पहले अगर देखा जाए, अब ये जो 0.7 मिलियन है एसएससीपी वाला, ये तो परमानेंट डिफरेंस है। परमानेंट डिफरेंस हमारा कभी भी डेफर्ड टैक्स के अंदर नहीं आता, तो हम इसको नहीं लेंगे। उसके बाद ये प्रीवियन आ रही है, अल्टीमेटली प्रीवियन का कोई ना कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस जो होगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी कैरिंग अमाउंट लिखेंगे। तो मैं इधर इसका प्रीवियन का अकाउंट बना रहा हूँ, ये देखिए, ये प्रीवियन का अकाउंट। ड्यूरिंग द ईयर कितने की प्रीमियम मेड, मजीद किया 2.4 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने जो अब तक दो प्रीमियम्स की अकाउंट हमने दो मेथड पढ़े, एक वन अकाउंट मेथड, एक टू अकाउंट मेथड। ये थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट अप करने जा रहा हूँ ताकि आपको डिस्कशन क्लियर हो। मतलब प्रीमियम हमने बच्चे पढ़ी हुई है, जिस तरह प्रीमियम फॉर बैड डेट और बैड डेट हम सेपरेट करते हैं, इसी तरह प्रीमियम का अकाउंट हम दो भी बना सकते हैं। मतलब प्रीमियम का सेपरेट और प्रीमियम जो एक्सपेंस होगा उसके रेलेवेंट ग्रेचुटी का वो सेपरेट। मतलब एक तो ये बनेगा ग्रेचुटी एक्सपेंस का, एक हमारे पास बनेगा प्रीमियम फॉर ग्रेचुटी। अब इन अकाउंट के कुछ फायदे भी कुछ नुकसान भी।
अल्टीमेटली जब ग्रेचुइटी एक्सपेंस अकाउंट बनता है, जो पेमेंट आएगी पेमेंट डायरेक्ट कैश अकाउंट डेबिट, और पेमेंट जो आ जाएगी वो इधर, जिसमें जो इस क्वेश्चन के 1.6 है वो कैश इधर डेबिट आ जाएगी। इसके अलावा प्रोविजन के अंदर क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और इसका डिफरेंस हम लेके जाएंगे इधर। अब इसका इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ही हमने कैलकुलेट करना है, जो यहाँ पर हमारे पास नहीं है। अब उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम ये ग्रेचुइटी एक्सपेंस है इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालें, इस बैलेंसिंग फिगर को लेके जाए प्रोविजन के अंदर और उसको फिर क्लोज करें। मतलब ये तो मैं हमारे पास में दोनों तरीकों से अभी आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको यह चीज क्लियर होगी, अभी आप कंफ्यूज होंगे। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रीमियम फॉर द ईयर कितनी एक्सपेंस हुई है वो उसने बताया हुआ बेटा 2.4 मिलियन, मतलब 2.4 मिलियन प्रॉफिट एंड लॉस में हुई। तो इसका मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ग्रेचुइटी एक्सपेंस डेबिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस को जो गई है 2.4 मिलियन। ठीक है, जो एक्चुअल एक्सपेंस हुई है ग्रेचुइटी का वो 1.6 मिलियन की है, उसकी एंट्री क्या हुई, ग्रेचुइटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये मैंने 1.6 उसकी एंट्री कर दी। अब मैं अगर इस अकाउंट को क्लोज करूं 2.4 इधर 2.4 इधर, तो इसमें से 1.6 माइनस 2.4 करूं तो ये मेरे पास आया 0.8। इसकी एंट्री क्या होगी, ये ग्रेचुइटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट 0.8 से, ये ग्रेचुइटी अकाउंट से। ओपनिंग बैलेंस उसने ग्रेचुइटी का प्रोविजन का दिया हुआ है, वो क्या है बच्चे, वो ओपनिंग बैलेंस उसने दिया हुआ है ये 0.7, तो मैं क्या लिखूंगा 0.7 ओपनिंग फॉर द ईयर 0.8 हुई, और क्लोजिंग क्या आ गया मेरे पास, ये मैं टोटल करूंगा 1.5 और 1.5 मेरे पास क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये मेथड तो वो है जो हमने पहले पढ़ा, इसको 2 अकाउंट मेथड से करते हैं, इसमें डबल अकाउंट बना के हम उधर से फिगर अपनी निकालते हैं। दूसरा मेथड एक सिंपल है, वो ये हम एक ही अकाउंट में सारी एंट्रीज डाल लेते हैं, वहां से बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। मतलब मैं प्रीवियस ये ग्रेचुइटी का अकाउंट बना रहा हूं, इसके अंदर ओपनिंग लिबिलिटी कितनी है 0.7, क्लोजिंग मैंने कैलकुलेट किया, फॉर द ईयर एक्सपेंस कितना हुआ है मेरा 2.4, इसका मतलब एक्सपेंस डेबिट ये प्रीमियम फॉर ग्रेचुइटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 2.4 के साथ प्रॉफिट एंड लॉस। बात क्लियर। और जो कैश पेड हुआ है उसका भी क्या होगा, प्रीमियम फॉर ग्रेचुइटी डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बनना 1.6 के साथ भी कैश। तो मेरे पास अब मैं इस अकाउंट को फिर करूंगा क्लोज 3.1 इधर 3.1 इधर, तो माइनस किया तो 1.5 आ गया क्लोजिंग बैलेंस। मतलब ये एक प्रीवियन का अकाउंट बनाए, उसी अकाउंट के अंदर उसकी कैश वाली एंट्री, उसी अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंसिंग फिगर हम निकाल सकते। दूसरा तरीका क्या है, दोनों अकाउंट को सेपरेट डील कर ले। अगर इसका यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको क्लोज करते हैं। प्रोविजन लिख रहा हूं, कैरिंग अमाउंट 1.5 मिलियन अभी हमने लिखा, टैक्स बेसिस की क्या होगी, नील होगी, डिफरेंस आ गया 1.5 का। अब ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ये हमें डिफाइन करना है। प्रोविजन लायबिलिटीज है, ठीक है। अगर लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और टैक्स बेस कम है तो ये कौन सा डिफरेंस होगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। तो इसको हम ब्रैकेट करते हैं, जो आपने कैपिटल टैक्स 63 का लगाया वही आप डिडक्टेबल का लगाएंगे ताकि आप सेकंड। मैं फिर कह रहा हूं प्रोविजन लायबिलिटीज है, लायबिलिटी में अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है
तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है। मैंने उसको ब्रैकेट कर दिया क्योंकि डेफोटेक्स एसेट को मैंने ब्रैकेट किया हुआ है, तो मैंने उस हिसाब से इसको भी फिर ब्रैकेट कर दिया। अगर मैं डेफोटेक्स लायबिलिटी को ब्रैकेट करता तो मैंने इधर फिर इस डिफरेंस को ब्रैकेट नहीं करना था। उस हवाले से आपने इसको लेके चलना है। जी असदुर रहमान सर ये जो आपने ग्रेजुएटी में ओपनिंग बैलेंस लिखा 0.7 का, जी, सर ये कहाँ से लिया आपने? ये कहाँ से लिया? ये देखिए एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़े, ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। हाँ, वही थी। मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर बोर्ड ताकि नई चीजें मैं लिखूं तो वो आपको क्लियर पता चले। थैंक यू सर। असदुर रहमान अपने आप को म्यूट कर ले बेटा। ये दोनों एंट्रीज होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, एंट्री नंबर 3। इसमें लीज की बात है, तो लीज के रेलेवेंट जो बैलेंस शीट में दो आइटम्स आती है, एक हमारी लायबिलिटी और एक हमारा एसेट। एसेट कितने से है? 1.8 से, और लायबिलिटी कितने से? 1.2 से। तो मैं अभी लिख देता हूँ, एसेट आ रहा है 1.8 के साथ। अल्टीमेटली टैक्स बेस इसकी क्या होगी? नील होगी। डिफरेंस कौन सा आ गया? एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 1.8। इसी तरह लीज लायबिलिटी लिख रहा हूं, ये भी लीज एसेट है, ठीक है। लीज लायबिलिटी का जो बैलेंस है 1.2 है और टैक्स बेस उसकी नील है। अब लायबिलिटी है तो हमने क्या करना है? अगर लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो डिडक्टेबल डिफरेंस आना क्योंकि लायबिलिटी है। ये मैंने उसको। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम इसके ऊपर डिटेल ऑफ ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की उसने वैल्यू दी गई है हमारे पास, उसकी क्लोजिंग बैलेंस है, तो हम लिखते हैं ये जो एसेट्स ऊपर वाले लिखे ये लीज एसेट थे। अब मैं लिख रहा हूं ऑन एसेट। इनकी वैल्यू क्या है बच्चे? इनकी वैल्यू 16.7 और टैक्स बेस क्या है? 13.8। मैं अभी लिखता हूं 16.7 कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस है 13.85। 13 इसका हम डिफरेंस लेंगे, वो डिफरेंस 16.7 माइनस 13.85 वो आ रहा है 2.85। ये कौन सा डिफरेंस है? टैक्सेबल डिडक्टेबल चेक कर लेते हैं। एसेट है, एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी टैक्स बेस कम होगी, तो ये कौन सा आएगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। तो मैं इसको लिखूंगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, तो इसको ब्रैकेट नहीं करेंगे। ये भी हमारी एंट्री होगी। नेक्स्ट चलते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑन December 31 और 50 इंक्लूड फाइनेंशियल चार्जेस और ₹2.3 million which has been capitalized in accordance with IAS 23 borrowing cost over the financial charge। अब इसके अंदर उसने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की में वैल्यू नहीं दी। लेट मैं फॉर एग्जांपल अगर वो हमें कहता कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू 102 रुपए और 3 पैसे है, तो हम क्या करते? हम कैरिंग अमाउंट लिखते 102 रुपए 3 पैसे और टैक्स बेस लिख देते 100 रुपए। उसमें से जो 2.3 है रिलेटेड टू IAS 23, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी एक्सपेंस कर चुके हैं टैक्स वालों की वजह से, टैक्स पर्पस के लिए, तो टैक्स बेस फिर वो उसमें से लेस होके आनी थी 100, लेकिन कैरिंग अमाउंट बाकी वो सेम। मतलब डिफरेंस दोनों का क्या आना था? 2.3, जो कि किसका है? उस बोरिंग कॉस्ट के हवाले से। इसका मतलब ये है अगर उसने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं भी दिया हुआ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, तो हम यही कहेंगे 100 है तो टैक्स वाले भी कहेंगे 100, उसमें कोई डिफरेंस आएगा किस वजह से? फाइनेंशियल चार्जेस की वजह से। तो हम यहाँ फाइनेंशियल चार्जेस, ये असल में फाइनेंशियल चार्जेस ये है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। मैं कहता हूं लेस उसकी जो भी वैल्यू थी वो होगी x प्लस 2.3, मतलब उसकी वैल्यू के अंदर 2.3 जो बोरिंग कॉस्ट है वो ऐड होगी कैरिंग अमाउंट के अंदर। और टैक्स बेस के अंदर क्या आएगी? अकेली x क्यों आएगी? जब इसमें से हम बोरिंग कॉस्ट 2.3 को माइनस कर देंगे तो हम क्या कहेंगे? वो अब हमारी
हमने ऑलरेडी एक्सपेंस कर दिया तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा एक्स एक्स से कैंसिल होकर 2.3 का डिफरेंस आएगा। अब एसेट है, टैक्स बेस ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो कौन सा डिफरेंस आएगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर, अब इधर भी दो तरीके क्वेश्चन करने। एक तो ये आप हर एक के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट को सेपरेट करें, ठीक है, एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आप इनका टोटल कर ले और एक नेट अमाउंट पर क्लोजिंग लायबिलिटी कैलकुलेट कर ले। पहले हम 1.5 हर एक को लहदा लहदा कर लेते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई 0.35 तो मेरे पास आएगा 0.525 एसेट। 1.8 मल्टीप्लाई 0.35 0.63, 1.2 मल्टीप्लाई 0.35 0.42, 2.85 multiplied by 0.35 that is 0.9975 और 2.3 multiplied by 0.35 ये आ गया 0.805। अब हम इनका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। वो क्या? 0.525 प्लस 0.63 प्लस सॉरी पहले हम पॉजिटिव वालों को प्लस करेंगे 0.63 प्लस 0.9975 प्लस 0.805 माइनस 0.42 माइनस 0.525 तो हमारे पास जो क्लोजिंग लायबिलिटी आएगी वो आएगी 1.4875। ये हमारे पास क्लोजिंग लायबिलिटी आ गई। इसका दूसरा तरीका क्या है? आप हर एक रेट को अप्लाई ना करें, आप ये डिफरेंसेस का टोटल ले। ये टोटल क्या है? 1.5 प्लस 1.8 प्लस 4.25 का जो हमारे पास टोटल है वो क्या आ रहेगा? इस डिफरेंस का 4.25 और इस 4.25 को 35% से मल्टीप्लाई कर दे, फिर आंसर आएगा मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई वो भी आ जाएगा 1.4875। मतलब ये आप दोनों तरह कर सकते हैं, लेकिन अकेले एसेट की क्लोजिंग बैलेंस निकाल ले तो वो भी अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल सकते तो आप इकट्ठा भी कर दें, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जाके बताऊंगा कुछ एसेट्स आएंगे जहां अकेले एसेट्स का क्लोजिंग निकालेंगे, कुछ भी हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम उसको, ठीक है। अब ये तो आया हमारे पास क्लोजिंग लायबिलिटी। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम क्लोजिंग और ओपनिंग का फर्क निकालेंगे फॉर द डेफर्ड टैक्स एसेट या इनकम या एक्सपेंस। क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स आ गया हमारे पास, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1.4875 और इसमें क्या करेंगे? ओपनिंग डेफर्ड टैक्स जो उसने दिया हुआ, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स क्या है? लायबिलिटी दी हुई है 0.55 की, हम लेस कर देंगे, लेस ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 0.55 तो ये लेस हो जाएगी 1.4875 माइनस 0.55 तो हमारे पास 0.9375 ये फॉर दिया टैक्स एक्सपेंस आ गया। कौन से वाला? डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ गया। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस वर्किंग में अक्सर है ना बाज़ औक़ात गलती हो जाती है बच्चों से। आपने जस्ट ये देखना है, अब गलती होती क्या है? ये क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाता है। लेट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूं थोड़ा सा, क्या हुआ? क्लोजिंग आ गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी शो का लेट, ओपनिंग है डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है। मैं कहता हूं वो आ रहा है लेट 30 रुपए का। अब इसमें भी बच्चे बाज़ औक़ात लेस कर देते हैं, जबकि जब हमने ये फर्क देखना ना ओपनिंग क्लोजिंग का, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमने ये देखना है क्या दोनों एसेट है या दोनों, अगर तो दोनों एसेट्स है या दोनों लायबिलिटी है, मतलब ओपनिंग भी एसेट है क्लोजिंग भी एसेट है,
फिर तो हमने फर्क लेना है। अगर एक एसेट है एक लायबिलिटी है, फिर हमने फर्क नहीं लेना, फिर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, मतलब जो एक्सपेंस या इनकम आएगी 130 आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर तो दोनों ही एसेट्स है, मतलब ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स, फिर हमने फर्क लेना। अगर दोनों सेम नहीं है, एक एसेट है एक लायबिलिटी है, या ओपनिंग एसेट है क्लोजिंग लायबिलिटी है, या क्लोजिंग एसेट है ओपनिंग लायबिलिटी है, तो इस सूरत में डिफरेंस नहीं आएगा, उन दोनों को प्लस करना है। अब हमने ये डिसाइड करना है ये टैक्स एक्सपेंस है या टैक्स इनकम है, क्योंकि यहाँ हमें ये नहीं पता चला टैक्स एक्सपेंस है या टैक्स इनकम है। अब हमने देखना क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अब क्लोजिंग जो है वो हमारा क्या है, लायबिलिटी। अगर क्लोजिंग लायबिलिटी है, इसका मतलब हमने जो ओपनिंग एसेट है पहले एसेट को खत्म किया, उसके बाद लायबिलिटी की। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊं, मतलब हमारे पास ओपनिंग एसेट पड़ा था 30 का, हमने उस ओपनिंग एसेट को 30 वाले को खत्म किया, फिर क्लोजिंग लायबिलिटी क्रिएट हुई। मतलब एक तो एसेट को खत्म करने के लिए हम अल्टीमेटली, अगर एसेट को खत्म करना हो, एसेट क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। और लायबिलिटी क्रिएट करनी हो तो लायबिलिटी भी क्या होगी, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक डिटेल है ना। आसान तरीका क्या हुआ, हमने देखना है कि हमने अगर ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है तो डिफरेंस ले लेना है, कोई मसला नहीं। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग सेम नहीं है तो हमने ऐड करके लिखना है, ये फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकंड रूल क्या है, हमने देखना है कि ये एक्सपेंस है या इनकम है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी हो सकता है, डेफर्ड टैक्स इनकम भी हो सकता है। अगर तो क्लोजिंग लायबिलिटी है तो इसका मतलब क्लोजिंग लायबिलिटी हमारी बनी, तो लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए लायबिलिटी क्रेडिट की, तो डेबिट क्या करेंगे, एक्सपेंस। तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग लायबिलिटी है तो ये फॉर देयर क्या होगा बच्चा, ये हमारा एक्सपेंस होगा। क्लोजिंग देखें, और अगर क्लोजिंग एसेट है तो फिर एसेट हमने क्रिएट करना, तो हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट, तो उस सूरत में ये हमारी होगी इनकम होगी। मैं फिर बता रहा हूं, अगर तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही एसेट है या ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही लायबिलिटी है, तो उस सूरत में हमें डिफरेंस लेना है, ठीक है। डिफरेंस एसेट है या डिफरेंस एक्सपेंस है या इनकम है, उसके लिए हमने चेक करना है क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग लायबिलिटी है तो इसका मतलब लायबिलिटी क्रेडिट हुई है, एक्सपेंस डेबिट। अगर क्लोजिंग है एसेट, मतलब एसेट डेबिट इनकम क्रेडिट। तो इस सूरत में हमने इस चीज को देख के अपना इनकम या एक्सपेंस को देख लेना कि अगर दोनों में ओपनिंग एसेट है और क्लोजिंग लायबिलिटी है, फिर हमने डिफरेंस नहीं लेना, फिर हमने ऐड करके टोटल लिखना है। और एक्सपेंस है या इनकम, उसके लिए हम फिर वही रूल देखेंगे, हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी है या क्लोजिंग एसेट है। अगर लायबिलिटी है तो एंट्री हुई है एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। अगर क्लोजिंग एसेट है तो एंट्री फिर होनी है एसेट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, मतलब इनकम बनेगी। अब यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। किसी का कोई क्वेश्चन इस हवाले से, लास्ट हमारी डिस्कशन हुई है। मनीबुल्ला अरसलान समझ लगी है बेटा आपको ये चीज होगी, असदुर्रहमान जी सर क्लियर है। क्लियर है ना, ये इस चीज की हमें गलती जी नहीं सर। करनी है छोटी छोटी हुमैरा आपको क्लियर है चीजें, फाइजा आपको बेटा, हाँ जी ओके। कोई क्वेश्चन सर थैंक यू सर। सर आपने ये जी जी पूछिए। सर मतलब अगर हमारे पास पहले से एसेट हो और क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास लायबिलिटी क्रिएट होगी है, तो हमने जो पिछला वाला एसेट है उसको रिवर्स करना है, तो उसको रिवर्स रिवर्स करने से मुराद है उसको क्रेडिट कर देना है। तो सर एंट्री हम इस तरह कर लेंगे कि 130 से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट इस तरह कर लेंगे। नहीं 130 से नहीं, 130 से एक्सपेंस, 130 से एक्सपेंस, ठीक है। 200 से एसेट क्रेडिट और 30 से लाइबिलिटी। 3 से नहीं नहीं
30 से एसेट क्रेडिट, एसेट खत्म करना है ना, और 100 से लायबिलिटी क्रेडिट। लायबिलिटी। क्लियर होगी बात? ठीक है सर। ये और तो सर लेकिन एसेट खत्म होकर लायबिलिटी क्रिएट हुई है ना हमारी। ठीक जी है जी मेरा पूछे, जो क्वेश्चन क्लियर करे अभी। सर, बुक में लेकिन वो ना ऐसे रिवर्स कर देता है, वो इस तरह नहीं करता। वो रिवर्स भी कर दे, कोई मसला नहीं। असल में जब आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जाना ना इधर, तो आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग का फर्क होना है। मैंने उसके हवाले से आपको चीजें पहले रिवर्स की भी मैं बताया, रिवर्स होके फिर नया बनना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आसान तरीका भी बता दिया आपको, जो है पूरा पॉइंट याद रखने वाली चीजें। ठीक है सर। एंट्री वही है, एंट्री यही है। देखिए मतलब 130 वो अभी जो निकाला, देखिए क्लोजिंग में इधर लिख रहा हूँ फिर। सर अब रिवर्स करें, अब ओपनिंग जो है वो आप मैं अभी लिख, एक मिनट, डेफिटेक्स लायबिलिटी लें। ओपनिंग लायबिलिटी लेनी है, ओपनिंग लायबिलिटी 30 की, क्लोजिंग एसेट, बात क्लियर? ठीक है 100 का। अब वो क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चन के हवाले से बताया। अब इसमें क्या करेंगे, हमने क्या करना है, एसेट करेंगे 30 से क्रेडिट, लायबिलिटी करेंगे 100 से, और एक्सपेंस बुक करेंगे 130 से। 130 से। यही एंट्री है। लेकिन जब हम डेफो टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जहां हम डिफरेंस लेते हैं, हम वहां एंट्री पास नहीं कर रहे होते हैं। क्या होता है, एंट्री पास करते हैं? नहीं उधर पास करते। नहीं करते। तो उसके लिए मैंने आपको कहा, देखिए अगर ओपनिंग क्लोजिंग में फर्क है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 130 आ गया, बात करिए। अब ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, उसके लिए क्लोजिंग देख लो। अब क्लोजिंग एसेट है, तो एसेट जब हमने बना दो, एसेट डेबिट होना, तो इनकम क्रेडिट, मतलब ये क्या होगी हमारी डेफर्ड टैक्स इनकम। ठीक है सर। एसेट 100 से और लायबिलिटी 100 से डेबिट और 130 से इनकम। ठीक है। और बात यह है, ये जो मैंने एंट्री की है, जो ऊपर डाटा लिखा है, एंट्री मैंने गलत कर दी बच्चे, किसी ने नहीं मुझे कहा। हाँ जी सर, सर मुझे ये भी लग। एंट्री एक्सपेंस गलत, वाली, हाँ जी एंट्री मैंने गलत की है। सर ये पुराने वाली, हमने यही समझा कि ये पुराने वाली है। नहीं, वो मैंने ऊपर वाली डाटा के हिसाब से करनी थी, मतलब वो मैं एंट्री मैंने गलत कर दी है। मैं दोबारा एंट्री करता हूँ इस हिसाब से। अब ओपनिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी खत्म करनी है, लायबिलिटी होगी डेबिट ठीक है 30 से, एसेट होगा डेबिट डेफर्ड टैक्स 100 से, 100 से। टू इनकम इनकम आएगा ये इनकम 130 से। ये एंट्री होगी इसकी। अब उसी के हवाले से देखिए, हमने क्लोजिंग एसेट लिखा 100 का, ओपनिंग लायबिलिटी लिखी 30 की। अब दोनों सेम नहीं है, एक एसेट है एक लायबिलिटी है, तो क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। इनको ऐड करने। ये शोर, ये जस्ट आपको क्वेश्चन करते हुए करने के लिए है, वैसे पीछे रीजन क्या है, ये एंट्री, दैट इज बिहाइंड, ठीक है, ये क्वेश्चन के दौरान। तो अब हमने ये इनकम है या एक्सपेंस है, इसको करना है, तो हमने देखना क्लोजिंग क्या है। क्लोजिंग एसेट है, मतलब एसेट डेबिट, और इनकम क्रेडिट, ये क्या होगी हमारी इनकम है, इनकम बन जाएगी। अगर डिफरेंट है तो ऐड कर देना, और क्लोजिंग पे हमने बेस बनानी है डिसाइड करने के लिए एक्सपेंस की इनकम। सर ओके, क्लियर होगी बात? सर एक और बात कहनी थी सर, आप ये स्लाइड सर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ये स्लाइड मुझे पहले बताते, मैं जरा साफ सुथरी बना देता, मैंने तो बड़ी गंदी सी बनाई हुई है। नहीं सर, कोई बात नहीं है सर, मतलब साफ है आपको समझ नहीं आनी, मैं शेयर तो कर सर, आ देता। जाएगी। हाँ जी सर, आ जाएगी सर। चल मैं शेयर कर देता। ओके, हाँ जी सर, थैंक यू सर। और किसी बच्चे का क्वेश्चन तो नहीं? आप रिमेनिंग कल क्वेश्चन कीजिएगा, हम उस पर क्वेश्चंस भी लेंगे। इसलिए मैं कल क्लास आपकी 3 बजे रखी है, ताकि हम 2 घंटे भी क्लास करना है तो कर सके, जिसके अंदर वो क्वेश्चन मैं 23 में करवाऊंगा, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है और तो वो हैंड रेज कर सकता है। जी उमर, जी उस्मान हैदर, मैंने आपका हैंड रेज देख लिया, मैं लेता हूँ क्वेश्चन आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी उमर बेटा। सर मैंने आप सर एक रिक्वेस्ट थी सर, आज का लेक्चर अपलोड कर दें। मैं कर देता हूँ बेटा, ठीक है सर एक्चुअली पता है मसला क्या है सर, पहले 5 बजे क्लास थी। मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी उमर, वो उस्मान हैदर था जिसने हैंड रेज किया था बेटा। जी उस्मान।
सर मैंने यही कहना था कि ये लेक्चर, और सर ये अभी कर देना ताकि टाइम से ले लेना। मैं अभी कर देते हैं, ठीक है। बाकी आपने होमवर्क में जो क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं, कल उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि परसों से फिर नेक्स्ट डेफिनेट आप सबके साथ स्टार्ट कर सके। कल आपकी क्लास में दोबारा बता रहा हूँ 3 बजे है, ठीक है। कल क्लास आपकी 3 बजे है। 3 बजे। जी हुमैरा। सर डिस्क्लोजर से पहले पहले तक के क्वेश्चन या अगले भी हमने करने हैं? ये क्वेश्चन नंबर 32 तक मेरे ख्याल में सर ने आपको कहा है। ठीक है सर, डिस्क्लोजर से पहले पहले। जी। ठीक है। उसके बाद हमने जब डिस्क्लोज करेंगे फिर हम इस क्वेश्चन को पैटर्न से करेंगे, फिर इस तरह नहीं करेंगे जैसे आज वर्किंग की है मैंने आपके लिए, ठीक है। फिर हम एक ठीक है सर, बस सीक्वेंस से चलेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 32 तक जो आपके क्वेश्चन है वो हमने करने। अब हमारे अब तक जो है 27 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, सिर्फ पीछे से 23 क्वेश्चन है। 28 करेंगे आप, 29 करेंगे, 30 करेंगे, 31 है बस। और 32। नहीं 32 नहीं करने की जरूरत, 31, ठीक है। और पीछे से 23, ये 5 आप क्वेश्चन रह गए हैं आपके, आपने इसको करना है। हम इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे डिटेल में, जो जो आपको प्रॉब्लम हो हम उसको लेके चलेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आई थिंक सो प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से भी किया गया है, अब मुझे पता नहीं वो कौन से वाला है, तो हम उसको फिर देख लेंगे। मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से किया गया है, ये नोट कर ले आप, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो उसने दिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से दिया हुआ है। ठीक, ओके फिर अल्लाह हाफिज।